ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें हर बच्चे को एक चॉइस मिलती है जो उसकी लाइफ की डायरेक्शन डिसाइड करती है। एक लड़के ने चुना सबसे पहली पेट्रियार्क की सोर्ड। सबको लगा कि अब वो ही अगला पेट्रियार्क बनेगा और उसे भी ये लगा था कि उसे लक्जरी और कंफर्ट से भरी लाइफ मिलेगी। लेकिन उसके सारे सपने उसी वक्त टूट गए जब पता चला कि जिन के पास वो बेसिक सोर्ड स्किल्स भी नहीं है जो रन कैंडल क्लैन के किसी भी मेंबर के लिए जरूरी होती हैं। रन कैंडल क्लैन एक ऐसा पावरफुल खानदान है जो सोर्ड्समैनशिप में एक्सपर्ट है और जिसके एयर्स को सुपर ह्यूमन पावर्स और इलीट सोर्ड टेक्निक्स मिलती हैं ताकि वो दुनिया पर रूल कर सके। ये क्लैन पावर, अचीवमेंट और कंट्रोल का सिंबल है और इसी क्लैन में जन्मा था हमारा मेन कैरेक्टर जिन कैंडल। लेकिन रिस्पेक्ट की जगह उसे सिर्फ इंसल्ट मिला। जिन को कहा गया, उसका भाई बोलता है क्लैन का सबसे यूजलेस सोर्ड्समैन तू ही है। दूसरा भाई कहता है तुझसे तो तलवार भी शर्मिंदा हो जाए। जब जिन कुछ नहीं बोलता उसका भाई उसे एक जोर की किक मारता है और उसकी औकात याद दिलाता है। वो जैसे ही सोर्ड पकड़ने की कोशिश करता है कोई उसके हाथ पर पैर रख देता है और कहता है तू कोशिश भी मत कर। उसके सारे नोट्स फाड़ दिए जाते हैं, सोर्ड तोड़ दी जाती है और भाई लोग बोलते हैं यही तेरी औकात है, क्लैन की सबसे बड़ी एम्बैरसमेंट। और जब जिन इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसके ही भाई उसे डेली टॉर्चर करते हैं जैसे ये उसके लिए कोई फेवर हो। हर दिन जिन के लिए एक नाइटमेयर होता था, जैसे उसका टैलेंट लेस होना ही उसकी सबसे बड़ी गलती हो। लेकिन जिन हार मानने वालों में से नहीं था। वो सोचता है मैं मेहनत करूंगा और एक दिन सबका भरोसा जीत लूंगा। लेकिन ये कोई एनिमे यूनिवर्स नहीं है, यहाँ उसे सिर्फ पेन मिला। वो बन गया एक नोबडी, एक रिजेक्टेड पर्सन। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है जब उसकी मुलाकात एक टीचर से होती है और तब उसे पता चलता है कि उसके पास भी एक हिडन टैलेंट है, एक ऐसी पावर जो उसके क्लैन में फॉरबिडन थी, मैजिक। 3 साल बाद जिन एक फोकस्ड स्टूडेंट बन चुका था जब अचानक उसे शैडो की दुनिया निगल जाती है और वहां उसकी मुलाकात होती है एक गॉड से, सोल्डरेट, गॉड ऑफ शैडोज। सोल्डरेट कहता है मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देता हूं जिसमें तुम्हें मिलेगी शैडो पावर और कर्स इम्यूनिटी। फिर सोल्डरेट नोटिस करता है कि बचपन से ही जिन पर एक कर्स था, ब्लेड्स डिल्यूजन, जिसने उसकी सारी एबिलिटीज को सप्रेस कर रखा था। अब सोल्डरेट वो कर्स ब्रेक करता है और बोलता है अब तुम बनोगे दुनिया के सबसे ताकतवर सोर्ड्समैन। जिन तुरंत सोर्ड उठाता है, एक शार्प स्विंग मारता है और फील करता है कि ये पावर लेजिट है। अब वो सोर्ड्समैनशिप के साथ साथ मैजिक भी यूज करने लगता है और अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। सब कुछ फाइनली ठीक लगने लगा था, लेकिन फिर से किस्मत ने धोखा दे दिया। अचानक एक ह्यूज अटैक में जिन हार जाता है। आखिरी पलों में वो अपनी पावर का यूज भी नहीं कर पाता और रबल में दबकर खत्म हो जाता है। वो सोचता है मुझे सेकंड चांस क्यों मिला था, और फिर सब ब्लैकआउट हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो खुद को 20 साल पीछे पाता है। वही दिन जब उसने पहली बार बरिसाडा को चुना था। इस बार वो सोर्ड अपनी मर्जी से उठाता है और उसे क्लैन का रिस्पेक्ट मिलता है। 6 साल बाद वो अब भी छोटा है, इतना कि टॉप शेल्फ तक भी नहीं पहुंच सकता। वो अभी भी स्टॉर्म कासल में है जहां उसे 3 साल और सरवाइव करना है। फिर एक दिन एक मेड को उसके रूम में एक डेड बर्ड मिलता है। जिन को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि इसके पीछे दो ही लोग हो सकते हैं, उसके छोटे भाई डीटोना और हेटना। दोनों 9 साल के हैं और उस मरे हुए बर्ड पर हंस रहे हैं। जिन को याद आता है और वो सोचता है ये दोनों मेरी पहली जिंदगी में फ्लैग बेरर बने के बाद नोटोरियस मर्डरर बन गए थे और आज भी एक बर्ड को मारकर वो उसे प्रोवोक कर रहे हैं। तभी हेटोना उस पर अटैक करता है, लेकिन इस बार जिन चिल नहीं है। वो उसका पंच ब्लॉक करता है और एक सॉलिड काउंटर देता है। जिन, जो अपनी स्ट्रेंथ का सिर्फ थोड़ा हिस्सा यूज कर रहा है, अपने दोनों भाइयों की ढंग से धुलाई कर देता है और उन्हें वार्न करता है अगली बार मेरे सामने आए तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी खान आता है जो पूरी तरह शॉक्ड है कि जिन ने दोनों को हरा दिया। खान पूछता है ये क्या हुआ, तो जिन कैजुअली बोलता है ये आपस में लड़ पड़े थे। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जब खान उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, जिन रिफ्यूज कर देता है और उन्हें बाहर स्ट्रॉम में छोड़ आता है। वो सोचता है अब इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दो। थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन जिन के लिए ये जरूरी था। खान कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे लगता है जिन से एक डार्क एनर्जी निकल रही है। वो सोचता है क्या जिन ने माना यूज किया, और फिर डिसाइड करता है अब मुझे ये सब क्लैन के पेट्रियार्क को रिपोर्ट करना पड़ेगा। स्टॉर्म कासल में वापस जिन देखता है कि वो खान अपना घोड़ा तैयार कर रहा था। जिन जानता है कि खान क्लैन का गार्डियन है और हर चीज की रिपोर्ट पेट्रियार्क को देता है। जिन सोचता है जरूर इसे मेरी शैडो पावर का एहसास हो गया होगा, वो सेम शैडो फोर्स जो उसे डार्कनेस के गॉड से कॉन्ट्रैक्ट के बाद मिली थी। इसका मतलब ये भी है कि उसकी दूसरी जिंदगी में भी उसके अंदर की डार्क पावर्स एक्टिव हैं और अब वो उस कर्स से भी इम्यून हो चुका है जो पहली जिंदगी में उसे दबा रही थी। अब वो कर्स नहीं है और इसी के साथ उसने हिस्ट्री को बदल दिया है। अब उसे क्लैन का सबसे बेकार सोर्ड्समैन नहीं कहा जाएगा और यही सोचकर जिन खुश है।
लेकिन उसका अगला ऑब्स्टिकल है उसके फादर यानी पेट्रियार्क से सामना। खान की रिपोर्ट के बाद पेट्रियार्क तुरंत गार्डियन नाइट को ऑर्डर देता है, फ्लैग बेरर्स को इकट्ठा करो। उसे लगता है कि अब अपने बेटे से फेस टू फेस बात करनी जरूरी हो गई है। जैसे ही रनकंडल क्लैन के सारे 200 नाइट्स तैयार होते हैं, क्लैन का लेजेंडरी पेट्रियार्क कीरन रनकंडल स्टॉर्म कासल की ओर मार्च करता है। दूसरी ओर मैरी को अचानक दिए गए समन से शॉक लगता है। उसका भाई ड्यूस भी कंफ्यूज है। वो दोनों तो एक इंटेंस बैटल में लगे थे, तभी उन्हें कॉल आ गया। डायूस सोचता है क्या ये सब जिन से जुड़ा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पेट्रियार्क को अपने छोटे बेटे से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई। तभी लूना इशारा करती है कि अब चुप हो जाओ, लेकिन मेरी अब भी क्यूरियस है। उसे समझ नहीं आता कि जिन के लिए इतना हाइप क्यों हो रहा है। कासल के अंदर मेड जिन को इन्फॉर्म करती है कि उसके पिता आ चुके हैं। जिन सोचता है पता नहीं खान ने और क्या क्या बता दिया होगा। उसे लगता है कि पेट्रियार्क उसकी पावर को लेकर क्यूरियस होगा, क्योंकि ये न माना जैसी है न औरा जैसी। अब ये मीटिंग इस बात पर डिपेंड करती है कि जिन की पावर क्लैंस के लिए यूजफुल है या नहीं। फिर फाइनली पेट्रियार्क अपने सारे नाइट्स के साथ एंट्री लेता है और अपने हाथ में है उसकी शाइनिंग डिवाइन प्लेट। जैसे ही वो अंदर आता है, वो ऑर्डर देता है, हायटना और डेटोना को बुलाओ। जब दोनों भाई आते हैं, वो सीधा पूछता है, तुम लोगों ने क्या किया? दोनों ब्रदर्स चतुर बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, जिन ने हम पर किसी अजीब सी मैजिक जैसी पावर से अटैक किया था। लेकिन ये ऑब्वियस है कि वो बस जिन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पेट्रियार्क का इतनी लो लेवल की मैनिपुलेशन से बेवकूफ नहीं बनता। वो उन्हें सीधा बोलता है कि ऐसी सोच के साथ तुम्हारा क्लैन में ज्यादा वक्त नहीं बचेगा, और फिर कहता है जिन को बुलाओ। तो जिन मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। वो अभी अपने पिता कीरन रनकैंडल से मिलने वाला है, जो सिर्फ क्लैन के हेड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर भी है। उसे एक डिवाइन स्टार नाइट और डेमी गॉड माना जाता है। इतनी पावर हासिल करने के बाद उसकी ह्यूमन इमोशंस काफी डल हो चुकी हैं। अब उसका एक ही ऑब्सेशन है, क्लैन की ग्रेटनेस और उसका फ्यूचर। अपनी पहली जिंदगी में जिन उसकी नजरों में बस एक लूजर था, न कोई एबिलिटी थी न वैल्यू। लेकिन इस बार जिन कॉन्फिडेंट है। इस बार वो झुकने नहीं आया। वो प्रूव कर चुका है कि उसे अंडर एस्टिमेट करना अब मुमकिन नहीं। तभी जिन मेन हॉल में एंट्री लेता है और जैसे ही जिन अपने नीज पर जाकर झुकता है, फ्लैग बेरर्स उसकी तरफ क्यूरियस नजरों से देखते हैं। पेट्रियार्क पूछता है, तू मुझे पेट्रियार्क क्यों बोल रहा है, पिता क्यों नहीं? जिन रिस्पेक्टफुली जवाब देता है, मुझे लगा आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए इसलिए। पेट्रियार्क उसी सवाल के साथ आगे बढ़ता है जो उसने उसके भाइयों से किया था। जिन गुस्से में अपने फिस्ट्स क्लच करता है और बोलता है, इसका रीजन है बदला। रनकैंडल क्लैन की फिलॉसफी है, रिश्ते कोई भी हो, बदला जरूरी है। पेट्रियार्क को उसका जवाब पसंद आता है। वो तुरंत नाइट्स और फ्लैग बेरर्स को ऑर्डर देता है, रूम छोड़ दो। सभी शॉक्ड हैं कि जिन ने पेट्रियार्क की टेस्ट पास कर ली। मैरी इम्प्रेस्ड है। उसका छोटा भाई अब एक प्राइवेट मीटिंग डिजर्व करता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, किरण फाइनल मेन मुद्दे पर आता है। वो मैजिक की बात करता है। वो याद दिलाता है, मैजिक हमारी सोर्ड मास्टरी को लिमिट करता है। फिर वो डायरेक्ट पूछता है, तेरी पावर की असली सोर्स क्या है? अगर जवाब माना है तो सजा तय है। जिन सोचता है अगर उसने बता दिया कि उसकी पावर एक डार्क गॉड से आई है तो बुरा फंस जाएगा। इसलिए वो कहता है, मुझे खुद ठीक से नहीं पता ये पावर क्या है। और फिर वो अपने हाथों से एक ग्लिम्स दिखाता है, शैडो फोर्स का। ट्विस्ट यहीं आता है जब किरण रिकॉग्नाइज करता है कि ये वही पावर है जो कभी क्लैन के फाउंडिंग पेट्रियार्क ने इस्तेमाल की थी। किरण सोच में पड़ जाता है, क्या जिन ही अगला पेट्रियार्क बनने के लिए डेस्टिन्ड है? और फिर वो रिवील करता है, सोल्डरेट गॉड ऑन शैडोज ने कभी टामार नाम के वॉरियर से कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो क्लैन का पहला पेट्रियार्क था। लेकिन उसके बाद से सोल्डरेट कभी वापस नहीं आया जब तक जिन पैदा नहीं हुआ। अब जिन क्यूरियोसिटी में पूछता है, क्या सोल्डरेट आपसे भी ज्यादा पावरफुल है? किरण थोड़ी देर सोचता है और फिर काम होकर बोलता है, पता नहीं, अभी तक किसी गॉड से फाइट नहीं की है। लेकिन उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाता है ये बंदा सच में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। किरण को जिन का सवाल पसंद आता है। वो उसके सर पर हाथ रखता है और पूछता है, अब तू अपनी पावर का क्या करेगा? जिन पहली बार कहता है, क्लैन की भलाई के लिए। किरण हंसता है और बोलता है, तू झूठ बोल रहा है। उसे पता है कि जिन ने अपने भाइयों की पिटाई ही नहीं की थी, उन्हें तूफान में भी छोड़ दिया था। जिन अब गलती नहीं दोहराता। वो ऑनेस्टली कहता है, मैं शैडो फोर्स को अपने लिए यूज करूंगा। किरण नाराज नहीं होता, बल्कि वो उसे प्रेस करता है। वो सोचता है, अब टाइम आ गया है इस बच्चे पर नजर रखने का। और इसी के साथ फादर और सन के बीच ये इंटेंस मीटिंग खत्म होती है। जिन थका हुआ है लेकिन खुश है। अब उसे अपनी पावर्स छुपाने की जरूरत नहीं। ये एक जीत है। वो सेम लड़का जो अपनी पिछली जिंदगी में एक इनविजिबल लूजर था, अब फाइनली अपनी नई जिंदगी को बदल रहा है।
उस रात उसकी बड़ी बहन मेरी एक खास गिफ्ट लेकर आई। एक तरह से ये उसका पार्टिंग गिफ्ट था। जिन सोचता है उसे तो याद भी नहीं है कि मेरी कभी इतनी स्वीट रही हो। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है उसके अंदर था अ बर्निंग हार्ट ऑफ अ फिनिक्स। किसी 7 साल के बच्चे को ऐसा गिफ्ट देना थोड़ा इंसेन है, लेकिन मेरी वैसी ही है, कंप्लीटली क्रेजी। वो एक फ्लैग बेरर है और एक 6 स्टार नाइट भी। उसके कई नाम हैं, लेकिन सबसे नोटोरियस नाम है द मैड वुमन ऑफ द साउथ। ये गिफ्ट असल में एक इनवाइट है अपने छोटे भाई को स्ट्रांग बनने का चैलेंज देना। फिनिक्स का हार्ट खाने से इंसान को फायर इम्यूनिटी मिलती है और ग्रोथ में मैसिव बूस्ट आता है। जिन सोचता है क्या मैं कभी इतना स्ट्रांग बन सकता हूँ कि खुद फिनिक्स सम्मन कर सकूं। तभी मेड चिली उसके लिए गरम सूप लेकर आती है, लेकिन जिन अभी खाने ही वाला होता है कि उसके दो अनोइंग भाई हेटोना और डेटोना सूप को देकर ललचा जाते हैं। ये दोनों खुद नहीं मानते कि इन्हें भी खाना है, लेकिन आंखों से सब कुछ साफ है। जिन एक ऑफर देता है, अगर सूप चाहिए तो मुझे एक काम करके दो। वो काम? गड्ढा खोदना। और ऐसा वैसा नहीं, एक लंबा गहरा गड्ढा किसी चीज की तलाश में। लेकिन ये दोनों जोकर किसी भी हद तक जाने को रेडी हैं, बस उस सूप के लिए। नीचे जो छुपा है वो है एक इंक्यूबेशन चेम्बर, जिसमें एक अजीब सा बॉडी है, पूरी तरह से काले कपड़ों में है। घंटों की खुदाई के बाद ये दोनों भाई वापस आते हैं, थके, गंदे और बुरी हालत में, अपने उस सूप के हिस्से के लिए। लेकिन जिन पहले ही लगभग सारा सूप खत्म कर चुका होता है, उसने उनके लिए बस एक चम्मच बचाया है। भाई जिन इज सैविज। उसके दोनों भाई गुस्से में हैं, लेकिन जिन कहता है मैंने तुम लोग ये स्पेसिफाई नहीं किया था, मैं तुम दोनों को कितना सूप दूंगा। उसके बाद वो उसी जगह पहुंचता है जहां उन्होंने खुदाई की थी। वो सोचता है नॉट बैड, एक सिंपल स्पेल से अब ये बैरियर भी टूट जाएगा। और पहली बार जिन अपनी माना का इस्तेमाल करता है और वॉल को तोड़ देता है। सामने आता है रनकंडल क्लैन की सीक्रेट लाइब्रेरी, वो जगह जो जिन की पहली लाइफ में उससे छुपाई गई थी। वहां एक पासवर्ड होता है जिससे गेट खुलता है। जिन कॉन्फिडेंटली चांट करता है और बोलता है कॉन्सोल मुरखन। दरवाजा खुल जाता है। इस जगह में वो सारे रेलिक्स रखे गए हैं जो रनकैंडल क्लैन ने अपनी एनिमीज से हासिल किए थे, और यहाँ सिर्फ क्लैन के फ्लैग बेरर्स ही जा सकते थे। जिन को ये पास फ्रेज अपनी पहली लाइफ में ड्यूस से पता चला था और अब वो काम आ गया। लेकिन जिन खुद हैरान रह जाता है जब वो एक कैप्सूल के अंदर एक शेडोए फिगर देखता है। जैसे ही वो उस इंसान की स्केली स्किन देखता है, जिन सोचता है क्या ये क्रिएचर इंसान नहीं है। तभी उसे रियलाइजेशन होता है ये कोई और नहीं बल्कि डार्क ड्रैगन मुराकान है। पास्ट स्टोरी के मुताबिक उसे रनकैंडल क्लैन के पहले पेट्रियार्क ने हराया था और तब से वो एक लंबी नींद में था। जिन उस लेजेंड के सामने खड़ा होता है और एंशिएंट किताबें ढूंढना शुरू करता है। जैसे ही उसे किताबें मिलती हैं, वो रिसर्च शुरू करता है कुंगन क्लैन के सीक्रेट्स जानने के लिए। लेकिन उसमें लिखे वर्ड्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। सोचता है काश मैं इसे साथ ले जा पाता, लेकिन रिस्क था पकड़े जाने का। तो जिन डिसाइड करता है मैं सारे नोट्स कॉपी करूंगा। वो हर रोज लाइब्रेरी से कंटेंट कॉपी करता और घर पर पढ़ता। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। लाइब्रेरी में एक और इंसान आ गया, और वो कोई आम इंसान नहीं था। वो था डार्क ड्रैगन मुराकन, जो अचानक जाग गया था। जिन खुद को काम रखने की कोशिश करता है क्योंकि ये ड्रैगन क्लैन का एलाय माना जाता है। जिन पोलाइटली बोलता है ओ सर गार्डियन, लेकिन ये सुनते ही मुराकान गुस्से से चिल्लाता है। वो गुस्से में कहता है मुझे गार्डियन कहकर मत बुला, मैं किसी का पेट नहीं हूँ। मुराकान फ्रस्ट्रेटेड है। उसे गुस्सा है कि उसे रनकंडल क्लैन का एक मीर गार्डियन बना दिया गया। वो अपनी हालत पर अफसोस करता है और कहता है कि वो इसलिए जगा क्योंकि उसे जिन से कुछ महसूस हुआ। मुराकन शॉक्ड रह जाता है जब उसे शैडो फोर्स की झलक जिन के अंदर मिलती है। वो कहता है ये खुशबू सिर्फ सोल्डेर के कॉन्ट्रैक्टर से आती है, इसमें कोई शक नहीं। जिन अपनी पावर दिखाकर उसे और भी चौंका देता है। मुराकान हक्का बक्का रह जाता है और कोलैप्स कर जाता है। वो मायूस होकर कहता है नया कॉन्ट्रैक्टर ये नन्हा सा बच्चा है। मुराकन को ये एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है कि उसने गॉड ऑफ शैडोज से एक वादा किया था, और उसी डील के चलते जिन उसका नया पार्टनर है। वो पूरी डिटेल बाद में देने का वादा करता है, लेकिन अभी के लिए वो अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। मुराकान बताता है कि वो शैडो गॉड का एड है और शैडोज की आखिरी ब्लड लाइन का वारिस भी। 1000 साल पहले उसने एक ओथ लिया था, और अब वो जिन के साथ पार्टनर बनने को तैयार है क्योंकि जिन ही सोल्डरेट का चुना हुआ कॉन्ट्रैक्टर है। जिन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ जिन, 13 सन ऑफ रनकैंडल, और उस लेजेंडरी ड्रैगन को ग्रीट करता है। वो माउंटेन जहाँ स्टॉर्म कासल खड़ा है उसी ड्रैगन के नाम पर रखा गया था जिसने सदियों तक रेन किया, जब तक कि उसे पहले पेट्रियार्क ने हराया नहीं था। अब यह साफ था कि वो कभी एनिमीज नहीं थे। गॉड्स के हर कॉन्ट्रैक्टर को एक गार्डियन ड्रैगन असाइंड होता है, और लोगों को हमेशा डार्क ड्रैगन की डिसअपीयरेंस पर शक रहता था। किसी को नहीं पता था कि वो इतने सालों से सो रहा था। अब जिन सोचता है क्या मुझे अपना गार्डियन ड्रैगन मिल गया है। मुराकान के ह्यूमन फॉर्म में होने से जिन उससे आराम से बात कर पाता है और अपने बहुत से सवाल क्लियर करता है।
उसके बाद जिन कई महीनों तक लाइब्रेरी जाता रहा मुरक्कन के जागने के बाद। उसे जानना था कि आखिर तमार और मुरक्कन के बीच लड़ाई क्यों हुई थी, लेकिन मुरक्कन बोलता है कि मुझे असली वजह याद ही नहीं है और अब तो उसका पूरा ध्यान चला गया है स्ट्रॉबेरी पाइस पर। जिन उसे बताता है कि वो लाइब्रेरी की ओरिजिनल किताबों की कॉपीज बना रहा है, लेकिन ऑनेस्टली उसे उनमें से आधा भी समझ नहीं आता। मुरक्कन फिर भी इम्प्रेस्ड है और कहता है कोई और बच्चा अब तक हार मान चुका होता, लेकिन तू नहीं रुका। जिन मुस्कुराता है और कहता है मैं तो बस एवरेज हूँ रन कैंडल के लिए। मेरे पास दर्जनों बड़े भाई बहन हैं और मेरे माता पिता भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, लेकिन उसके अंदर एम्बिशन है उन्हें सरपास करने का। वो सोचता है कि तमार, जिसे इतिहास का सबसे पावरफुल इंसान माना गया है, क्या उसकी उम्र में इतना समझ पाता था। मुरक्कन उसे बताता है इवन टमार उस उम्र में एक लाइन नहीं समझ सका था, और वैसे भी टमार किताबें पढ़कर स्ट्रांग नहीं बना था। फिर मुरक्कन कहता है तेरे अंदर भी वही मैडनेस है जो पहले पेट्रियार्क में था। जे कहता है क्या मैं कभी टमार की फायर जैसी ताकतों तक पहुंच पाऊंगा। तो मुरक्कन उसे कंसोल करता है ट्रेनिंग कर, स्ट्रांग बन और एक दिन हो सकता है उसे भी पीछे छोड़ दे। फिर मूड हल्का करने के लिए मुरक्कन बताता है कि सोल्डरेट को एक और नाम से भी जाना जाता है, सोल्डरेट द इन्फिनिट, क्योंकि उसकी ताकतों की कोई सीमा नहीं। इसका मतलब ये भी है कि जिन की पावर्स भी लिमिटलेस हो सकती हैं। फिर मुरक्कन उसे एक नई ट्रिक सिखाने का डिसाइड करता है, शैडो फोर्स रिलीज, जो शैडो फोर्स मास्टरी के लिए क्रिटिकल है, लेकिन इसमें रिस्क भी है। इसलिए मुरक्कन वॉर्न्स करता है पहले बेसिक्स सीख। वो जिन से कहता है कि अपनी माना रिलीज कर। जिन थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है तो मुरक्कन समझाता है शैडो फोर्स रिलीज दो चीजों पर डिपेंड करता है, माना रिलीज और माना ट्रांसफर। ये स्किल सीखने में कम से कम 3 साल लगते हैं, जो जिन के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर जिन वो करता है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक परफेक्ट माना रिलीज दिखाता है जो देखने में ऑलमोस्ट एक रासंगन जैसा लगता है, और फिर वो माना ट्रांसफर भी कर लेता है। मुरक्कन शॉक्ड हो जाता है और कहता है तू तो सच में एक जीनियस है। अब जब दोनों कंडीशंस पूरी हो गई तो मुरक्कन जिन को शैडो फोर्स रिलीज सिखाने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि सारी शैडोज सोल्डरेट की पावर से पैदा हुई हैं, इसका मतलब वो मास्टर है और तू उसका एकमात्र कॉन्ट्रैक्टर। जैसे ही मुरक्कन ये कहता है पूरी लाइब्रेरी डार्क शैडोज से भर जाती है, और वो दिखाता है कि जिन भी सम डे मास्टर ऑफ शैडोज बन सकता है। चिन उसकी मैजिक की ताकत देकर इम्प्रेस होता है। वहीं सीन कट होता है और दिखती है फ्लैग बेरर लूना, जो अपनी मिशन कंप्लीट करने वाली है। उसे लगता है कि अगले 4 महीने में काम पूरा हो जाएगा। डेड मॉन्स्टर्स के बीच खड़ी लूना सोचती है मेरे छोटे भाई को बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मीनवाइल मुरक्कन के जागने के 6 महीने बाद हेटोना और डेटोना एडल्टहुड में एंटर करके कासल छोड़ देते हैं। अब सिर्फ यंग मास्टर बचा है, जिसे उसकी मेड जिल एक प्यारा सा बर्थडे केक देती है, क्योंकि आज उसका 9वां बर्थडे है। वो केक सबके साथ शेयर करना चाहता है। तभी कान आता है और कहता है सॉरी फॉर बार्जिंग इन, बट लेडी लूना आई हैं पर्सनल विजिट पर। क्लैन की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्ग एयर लूना रनकैंडल, जो पहली फ्लैग बेरर भी हैं जिनसे मिलने आई हैं। लूना अलग है, उसे पेट्रियार्क बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पिछले जीवन में उसने जिन को एक अजनबी की तरह ट्रीट किया था। इसलिए अब ये थोड़ा अजीब है कि वही डिस्टेंट सिस्टर आज मिलने आई है। जिन सोचता है क्या क्लैन में कुछ हुआ है, कहीं मेरी सीक्रेट लाइब्रेरी विजिट का तो पता नहीं चल गया। लूना उसके सिर पर हाथ रखती है, अनयूजुअली जेंटल होती है और उसके हाल पूछती है। जिन सॉफ्टली बोलता है मुझे लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। लूना सोचती है मेरा भाई शायद मुझे एक दुश्मन समझता है जो उसे सता से दूर रखना चाहती है। उसे ये सोचकर गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने छोटे भाई को दिलासा देती है। लूना घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है और कहती है आई वॉन्ट टू टॉक प्राइवेटली। जिन चौंकता है लेकिन मुस्कुराकर हामी भरता है। अकेले में लूना कहती है मैं जल्दी इसलिए आई क्योंकि क्लैन के बाकी भाई बहन अब तुम पर नजर रख रहे हैं। अगर तुम कैसल से बाहर निकले तो वो तुम पर वार कर सकते हैं। जो बहन पहले कोल्ड और दूर थी, अब अपने भाई के फ्यूचर को लेकर जेन्युइनली परेशान है। लूना कहती है मैं रन कैंडल के उस सिस्टम से नफरत करती हूँ जो अपने बच्चों को दुश्मन बना देता है। जिन अब समझता है कि लूना ने कभी पेट्रियार की राह क्यों नहीं चुनी, और सोचता है क्या मैं पिछले जीवन में इस काबिल नहीं था कि मेरी बहन मुझसे ऐसे दिल से बात करे। लूना अफ्रेड है कि किसी दिन उसके भाई की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन जिन कामली बोलता है मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उनसे लड़ूंगा। लूना समझती है कि वो ये उसके लिए नहीं कह रहा बल्कि खुद के लिए कह रहा है। जिन बताता है मुझ पर एक बार असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुका है। ये सुनते ही लूना का खून खौल जाता है और वो अपनी टेरिफाइंग पावर्स रिलीज करती है। वो पूछती है किसने किया। जिन कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं अब ठीक हूँ। पहली बार उसे लगता है कि उसके किसी सिबलिंग को वाकई में उसकी परवाह है। लूना उसे गले लगाती है और कहती है इस क्लैन की ट्रेडिशंस के लिए सॉरी हूँ। जिन के लिए ये शॉकिंग होता है कि उसकी सिस्टर इतनी काइंड भी हो सकती है। लूना उसका बर्थडे स्पॉइल नहीं करना चाहती और उसे एक गिफ्ट देती है, एक नीला पेंडेंट। वो कहती है पीठ घुमा,
फिर पेंडेंट उसके गले में डालते हुए कहती है, अगर तुम कभी डेंजर में हो तो इसे तोड़ देना, मैं आ जाऊंगी। वो उसके बर्थडे पर खुश होती है और दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन लूना को वापस अपनी ड्यूटीज पर जाना होता है और वो उससे विदा लेती है। फिर जिन लाइब्रेरी जाता है। इस बार वो चमका हुआ पेंडेंट पहन के आया है। मुरक्कन हैरान रह जाता है, ये तो डीमन बीस्ट किंग का पेंडेंट है, ये कोई आम चीज नहीं है। ये तो वो खजाना है जिसके लिए लोग जान देने को तैयार थे। पेंडेंट न सिर्फ उसे लो लेवल स्पेल से इम्यूनिटी देता है, बल्कि उसकी अपनी मैजिक भी बूस्ट करता है। जिन बताता है, मुझे ये मेरी सबसे बड़ी बहन लूना ने दिया है। और मुरक्कन शॉक्ड होता है ये जानकर कि शायद लूना को पहले से मुरक्कन की प्रेजेंस का एहसास हो गया था, लेकिन उसने क्लैन को कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसे अपने छोटे भाई की परवाह है। लूना जानती है कि जिन और मुरक्कन के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा करती है। उसे फर्क नहीं पड़ता जिन का रास्ता कैसा है, वो उसे सपोर्ट करेगी। जिन सोचता है, मुझे लगा था ये 10 साल सिर्फ बोरिंग और रॉयल लाइफ में कटेंगे, लेकिन कुछ ही सालों में उसकी जिंदगी बदल गई। गिफ्ट्स मिले, नए लोग मिले, और जो कनेक्शंस उसने बनाए, ये सब कुछ वो अपने पास्ट लाइफ में बस ड्रीम करता था। और फिर आता है वो दिन। जिन फाइनली 10 साल का हो गया है। अब वो स्टॉर्म कासल छोड़ने वाला है। जाने से पहले उसकी एक स्पारिंग सेशन होती है खान के साथ, और खान जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है। इतनी कम उम्र में इतनी स्ट्रेंथ। अब समझ आया पेट्रियार्क क्यों इंटरेस्टेड था इस बच्चे में। चिन आंखों में एक इंस्ट्रक्टर जैसी सीरियसनेस लिए खान को परखता है, जैसे डिसाइड कर रहा हो क्या ये टीचर मेरे लायक है। स्पारिंग खत्म होने के बाद खान रिस्पेक्टफुली जिन को सैल्यूट करता है। मैं तुम्हें तब तक ट्रेन कर सकता हूं जब तक तुम कासल में हो। जिन तैयार है एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए। फीनिक्स का हार्ट अब असर दिखा रहा है, फ्लेम्स अब उसे हर्ट नहीं करती। जिन खुश होता है, शायद अब पावर्स एक्टिवेट हो रही हैं। जल्द ही वो फीनिक्स की फुल पावर एब्सॉर्ब कर लेगा। अगले दिन उसे स्टॉर्म कासल छोड़ना है। जिल उसके बुक्स देखती है और पैकिंग में लग जाती है, और जिन बोलता है, स्ट्रॉबेरी पाई मत भूलना। पर जाते जाते वो एक लास्ट वॉक पर निकलता है उसी सीक्रेट लाइब्रेरी की ओर। मुरक्कन उसका इंतजार कर रहा होता है। मुरक्कन कहता है, फाइनली ये दिन आ ही गया। जिन पूछता है, हम बाद में कांटेक्ट में कैसे रहेंगे। लेकिन मुरक्कन केयरफ्री बोलता है, इतनी छोटी प्रॉब्लम पे क्यों सोच रहा है, मैं तुम्हारा गार्डियन हूँ। जैसे जैसे तुम स्ट्रांग बनोगे मैं रिकवर करूंगा। वो चाहता है कि जिन भी टेमार जैसा बने, वही इंसान जो पास्ट में लेजेंडरी कॉन्ट्रैक्टर था। जिन पूछता है, क्लैन में मैजिक को लेकर इतनी नफरत क्यों है। और वो याद करता है सोल्डरेट की बात। रन कैंडल क्लैन कभी स्पेल सोर्ड क्लैन हुआ करता था। फर्स्ट पेट्रियार्क तो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट स्पेल सोर्ड यूजर था, लेकिन अब सारा फोकस सिर्फ सोर्ड्समैनशिप पर है। मैजिक ऑलमोस्ट बैंड है। मुरक्कन समझाता है, 1000 साल पहले एक एक्ट हुआ था, उसके बाद से ही मैजिक टैबू बन गया। मुरक्कन बताता है कि पहले उसे क्लैन ने गार्डियन माना था, लेकिन अब शायद उसे ही नफरत की निगाहों से देखा जाए। अगर तुमने मुझे पहले रिवाइव किया होता तो तुम आज राजाओं जैसा जीते। लेकिन फिर वो बिटर होकर बोलता है, वेल शिटी क्लैन है तुम्हारा, कुछ कह नहीं सकते। मुरक्कन अश्योर्स करता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें ट्रैक करता रहूंगा चाहे तुम कहीं भी जाओ। और वो अपनी कैप्सूल में एक इल्यूजन छोड़ने की प्लान करता है। इतना रियल इल्यूजन होगा कि कोई फर्क नहीं पकड़ पाएगा। मुरक्कन थोड़ा उदास होता है, मुझे पता है ये इल्यूजन ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पर तुम्हारे एडल्ट होने तक इनफ है। जिन उसे एक ट्रीट पिलाया है और मुरक्कन खुशी से झूम उठता है। पार्टी टाइम। स्ट्रॉबेरी पाई के साथ ड्रिंक होने में कोई बुराई नहीं है, वो मजाक में बोलता है। जिल से दोस्ती कर लेता हूँ अगर इसका मतलब है मुझे और पाई मिलेगी। कैसल छोड़ने से पहले जिल कहती है, अब मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी पाई नहीं बना पाऊंगी, लेकिन मैं मेन कासल में अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। जिन के एस्कॉर्ट के लिए गार्डियन नाइट्स जेरोम और होल्ट्स आते हैं। उनकी यात्रा शुरू होती है 1880 के अंत में, और जिन पहली बार स्टॉर्म कासल से निकल रहा है गार्डन ऑफ सोर्ड्स की ओर। रास्ते में बर्फबारी जोरों पर है, पोर्टल यूज करना पॉसिबल नहीं। तभी कैरेज एकदम से रुक जाती है। जेरोम और होल्ट्स सीरियस हो जाते हैं, जिन अंदर ही रहो, कैरेज पर हमला हो चुका है। जिल को भरोसा है 7 स्टार नाइट्स हमें बचा लेंगे, लेकिन एक बनाम 20 की फाइट है, ऑड्स अगेंस्ट देम है। जिन को एक दर्दनाक रियलाइजेशन होता है, ये जो हमारे प्रोटेक्टर्स थे वो खुद ही ट्रेटर्स है। वो जिल से कहता है, हमें अभी भागना होगा, कैरेज भी सेफ नहीं है। जिल गुस्से में फुल पावर एक्टिवेट करती है। जिन की सेफ्टी अब उसकी प्रायोरिटी है। जैसे ही कैरेज से भागते हैं, एक धमाका, पूरी कैरेज ब्लास्ट हो जाती है। जिल बोलती है, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जिन उसे रोकता है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये समझना कि अटैकर्स शायद हमारे दुश्मन नहीं बल्कि एलाइज हों। जिन शॉक्ड है, अटैकर्स ने उन्हें जानबूझकर भागने दिया, इनके इरादे पर शक होना लाजमी है। फिर सीन में एंट्री होती है। वुडर क्लैन, मेल किंगडम के सॉर्सरर्स और ब्लैक मर्सनरी ग्रुप की सब जिन की सेफ्टी गारंटी करने आए हैं। वाइस कैप्टन मुर्का आता है और कहता है, मैं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। इस बीच जेरोम और होल्ट्स मुश्किल में है, वो फाइट में टिक नहीं पा रहे।
रीजन, वो इम्पोस्टर्स हैं, असली 7 स्टार नाइट्स नहीं है। जिली उन दोनों को चिल्ला के बोलती हैं, तुम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हो? चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद एक आदमी घमंड से बोलता है, मैं एक रन कैंडल के कुत्ते से एक शब्द भी नहीं बोलने वाला। लेकिन जिन हमेशा की तरह ठंडा और बेपरवाह आदेश देता है, इनमें से एक को मार दो, दूसरा का हाथ काट दो। तभी जिली एकदम रफ्तार से बिजली की तरह दौड़ती है और अपनी तेज काटने वाली तकनीक से पहले इम्पोस्टर को वहीं ढेर कर देती है। उसके गिरते ही वो दूसरे इम्पोस्टर की बाजू चीर देती है, इतना प्रिसाइज अटैक कि दर्द से वो तड़प उठता है। अब जब उसका कोई हाथ नहीं बचा, जिली फाइट की विनर बनकर जिन के सामने उसे घसीट कर लाती है। उन लोगों ने जिली की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। एक मेड होने के बावजूद वो एक लॉयल 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है, जिसने भी जिन की जान लेने का प्लान बनाया था। उसे और हाई लेवल नाइट्स भेजने चाहिए थे। तभी वो कटाफटा इम्पोस्टर चीखता है, रन कैंडल का शासन अब खत्म होने वाला है। लेकिन सरप्राइज तब होता है जब जिन कामली कहता है, मैं वही चाहता हूँ, मुझे रन कैंडल का शासन नहीं चाहिए, बल्कि जिन रन कैंडल का शासन चाहिए। क्योंकि जिन क्लैन के लिए नहीं, खुद की शान के लिए लड़ रहा था। तभी इम्पोस्टर ब्लर्ट्स आउट करता है, मैं जिपेल क्लैन से हूं। अब ये वही सॉर्सरर क्लैन है जो दुनिया के आधे हिस्से पर राज करता है। रन कैंडल के सीधे राइवल्स, जिनका मकसद सिर्फ मैजिक की मास्टरी है। टमार की मौत के बाद जिपेल क्लैन ने एक पैक्ट साइन करवाया, जिससे रन कैंडल्स को मैजिक यूज करने से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। तभी से जिपले और रन कैंडल्स हजारों साल से दुश्मन रहे हैं, और ये नकली बंदा उन्हीं का पॉन है। जिनको लगता है अब ये बेकार हो गया है, तो वो कामली कहता है, चिली संभाल लो इसे। इम्पोस्टर रो रहा है, मरने की भीख मांग रहा है, लेकिन जिन उतना दयालु नहीं। वो सोच में डूबा है कि आखिर ऐसा हमला क्यों हुआ। उसे लगता है कि ये अटैक किसी जिपिल एक्सट्रीमिस्ट का काम है, ना कि पूरे क्लैन का। और जिली भी उनके डिस्गाइज से ट्रिक हो गई थी। इसका मतलब कोई और मास्टरमाइंड है जो इतने नीच तरीके अपना रहा है। जिन देन टर्न्स टू कैप्टन ऑफ द नाइट्स और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है कि उसने उसकी जान बचाई। वो कहता है, मैं क्लैन को सब कुछ बता दूंगा ताकि तुम्हें रिवॉर्ड मिल सके। ये सुन कैप्टन मुरेका चौंक जाता है, क्योंकि एक 10 साल का बच्चा ऐसा मैच्योर कैसे सोच रहा है। वो खुद सोच में पड़ जाता है, क्या जिन सच में ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहा है। और फिर अपने लोगों से कहता है, जिन के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आओ, अब हमारी जर्नी कंटिन्यू करनी है। लेकिन उनके आदमी कहने लगते हैं कि हम कब से ऐसी चीजों पर ध्यान देने लगे। और उनमें से कोई पूछता है, इस इम्पोस्टर का क्या करें? जिन जवाब देता है, इसका शरीर ही रिमाइंडर होगा कि जो मेरे खिलाफ आएगा उसका यही हश्र होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि विलेज तक 2 घंटे का सफर था, वो भी पैदल। जिन नहीं चाहता कि जिली पर कोई ब्लेम आए, क्योंकि यहाँ तक कि खान जो एक 9 स्टार नाइट है, वो भी उस ट्रिक को नहीं समझ पाया। लेकिन जिली अब भी परेशान है और जिन से माफी मांगती है। रन कैंडल फैमिली में नैनी ही बच्चे की पूरी जिम्मेदारी उठाती है, और पिछले जीवन में भी जिली यही थी। लेकिन उस टाइम उसे तुच्छ समझा गया, क्योंकि उसे एक टैलेंटलेस बॉय को रेस करने के लिए असाइन किया गया था। फिर भी जिली ने जिन को कभी ब्लेम नहीं किया। उसे उसी दिन क्लैन से बैनिश कर दिया गया जिस दिन जिन को किया गया था, और उसी दिन वो रोते हुए माफी मांग रही थी। जिन जानता है उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। अब जिन चाहता है कि वो फ्यूचर के लिए रेडी है, लेकिन जिली अब भी खुद को दोषी मानती है। तो जिन गुस्से में कहता है, तुम ही एकमात्र हो जिस पर मैं भरोसा करता हूँ। जिली को लगता है जिन ने उसे डांटा, लेकिन असल में वो उसे गिल्ट से बाहर निकालना चाहता था। और अब वो पूरी कोशिश करने को रेडी है, अपने मास्टर को प्राउड करने के लिए। गांव के लॉजिंग में पहुंचते हैं और जिन सोचता है, लगता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्सरर का ही हाथ है। ये था बुबारे गास्टन, वो इंसान जो ड्रैगन्स की जैसी ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज यूज करता है। वो इतनी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है कि उससे दुनिया में कई क्राइम्स हुए। जिन को याद आता है कि अपने पिछले जीवन में उसे गिरफ्तार किया गया था, तभी जाकर वो केओस रुका था। अब जिन सोचता है, क्या इस बार उसे रिक्रूट करना चाहिए, जबकि उसी की स्कीम में उसकी जान भी जाते जाते बची थी। इतने सारे सवालों के बीच जिन थक कर बेड पर गिर पड़ता है। जिली उसे ना परेशान करके उसे आराम से सोने देती है। जब जिन उठा है तो उसे लगता है ये सब उसकी हार्श ट्रेनिंग का असर है। तभी एक अनोइंग बिल्ली खिड़की पर दिखाई देती है, और फिर जिन को रियलाइजेशन होता है, ये पागल बिल्ली मुरकन है। हाँ, मुरकन ने खुद को बिल्ली में बदल लिया है ताकि जिन के साथ रह सके। जिन गुस्से से कहता है, अबे सीरियसली? मुरकन हिस करता है और खिड़की खोलने को कहता है। जैसे ही वो अंदर आता है और इंसानी रूप लेता है, वो डेस्क से टकरा कर गिर पड़ता है। चिली दरवाजा तोड़कर अंदर आती है, रेडी टू किल द इंट्रूडर। लेकिन मुरकन उसे देखकर याद करता है, ये तो वही है जिसने मुझे स्ट्रॉबेरी पाई दी थी। अब उसके लिए जिली जैकपॉट बन चुकी है। जिन गुस्से में माथा पकड़ लेता है, भगवान मेरी किस्मत। फिर जिन ऑनेस्टी से जिली को सब कुछ बताता है, ये है मुरकन, हमारे क्लैन का गार्डियन ड्रैगन।
जिली शॉक्ड होती है और माफी मांगती है, लेकिन एक सवाल पूछती है, अब मेरा निकनेम सडनली स्ट्रॉबेरी पाई क्यों पड़ गया? और तब वो जानती है कि जिन ने सीक्रेटली उसे मुरक्कन के लिए पाइस बनाने को कहा था। सब कुछ जानने के बाद जिली स्टन्ड रह जाती है। जिन को मैजिक यूज करने की एबिलिटी है और वो खुद डार्कनेस के भगवान का कॉन्ट्रैक्टर है। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सच में जिन के टैलेंट्स को सपोर्ट करती है, इसीलिए जिन ने डिसाइड किया कि वो उसे सब कुछ ऑनेस्टली बता देगा। लेकिन वो क्लियरली कहता है कि मुरक्कन के साथ उसका कनेक्शन और उसके पावर्स का सोर्स दोनों सीक्रेट रहने चाहिए। शुरुआत में जिली उस गार्डियन ड्रैगन पर ट्रस्ट करती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि मुरक्कन इतना क्लमजी है कि चलते वक्त गिर जाता है, वो सोचती है क्या ऐसे बंदे पर भरोसा करना ठीक रहेगा। फिर वो पोर्टल पर पहुंचते हैं जहां मुरिका की ड्यूटी पूरी हो चुकी होती है। अब वो एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि जिन फ्यूचर में कैसा इंसान बनेगा। मुरिका क्यूरियस होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होते हुए भी जिली ने अपना क्लैन क्यों छोड़ा और रनकैंडल को ज्वाइन किया। जिली बस थोड़ा स्माइल करती है और कहती है कुछ बातें एक्सप्लेन करने लायक नहीं होती, और जिन के साथ आगे बढ़ जाती है। मेल पोर्टल का स्टाफ ये रियलाइज करता है कि ये दोनों रन कैंडल फैमिली के हाई स्टेटस लोग हैं। उन्हें तुरंत फर्स्ट क्लास टेलीपोर्टेशन सीट्स दे दी जाती हैं। जिली थोड़ा वरीड होती है जिन के मैजिक को लेकर। तुम्हारे पास ऐसा कोई वैलिड रीजन नहीं है जो रन कैंडल क्लैन को सेटिस्फाई कर सके। जिन कामली बोलता है, मेरे पावर्स का सोर्स मेरा प्राइवेट मैटर है। तभी जिन नोटिस करता है एक और नोबल मेज को, जेपिल क्लैन का। उसे भी फर्स्ट क्लास सीट दी गई है। वो नोबल ओपनली डिस्कस्ड शो करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बिल्ली पर पड़ती है वो थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। मुरक्कन उसे प्योर गीगाचढ़ स्टाइल में स्लैश करता है, तेरे जैसे पैथेटिक नोबेल के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिपल नोबल शॉक्ड रहता है, इतनी इंसल्ट के बाद भी जिन इतना चिल कैसे है। वो कहता है मैं वेराडिन हूँ, और जिन को हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाता है। जिन उसे तुरंत पहचान जाता है, ये वही बंदा है जो फ्यूचर में क्लैन का टॉप सॉर्सरर और पेट्रियार्क बनने वाला है। जेन में भी सॉर्सरी की स्किल है, लेकिन वेराडिन के सामने उसका टैलेंट कुछ भी नहीं है। जिन अलर्ट रहता है और उसे याद दिलाता है, तुम्हारे लोगों ने सोर्ड्स निकालने की कोशिश की थी, अगर निकाल लेते तो आज जिंदा नहीं होते। वेराडिन सार्कास्टिक टोन में बोलता है, तुम मजाक अच्छा करते हो। लेकिन जिन सीरियस टोन में कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ। ये सुन वेराडिन को चिल्स आ जाते हैं। फिर भी वो जिन को थोड़ा एडवाइस देता है, दोनों क्लैंस के बीच इश्यू मत क्रिएट करना। जिन कैजुअली बोलता है, हमारे डैड्स इतने सीरियस लोग हैं कि बच्चों की लड़ाई पर फाइट नहीं करेंगे। वेराडिन इम्प्रेस्ड होता है, पर जिन उसे वर्बली डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, अब रेस्ट ऑफ द पोर्टल राइड में चुप रहो। वेराडिन थोड़ी देर के लिए हिप्नोटाइज्ड फील करता है। वो सोचता है, अगर इस बंदे से दोस्ती करूं तो कितना कूल होगा। नहीं, जब ये मेरे क्लैन का राइवल है, मैं इसे अपना लाइफ टाइम राइवल बनाऊंगा। जिन भी सोचता है वेराडिन वो सब बात के बाद भी ऐसा एक्ट कर रहा है। ये जिप्ले लोग थोड़ा मेस्ड अप हैं। टेलीपोर्टेशन शुरू होती है। जाने से पहले वेराडिन एक्साइटमेंट से कहता है, लेट्स मीट अगेन सून। जिन बिना इंटरेस्ट के जवाब देता है, आई रियली होप वो दिन कभी ना आए। फाइनली जिन अराइव्स। उसका वेलकम करता है पेट्रोफ, जो रनकैंडल फैमिली का बटलर है। वो कहता है, वेलकम टू द गार्डन ऑफ सोर्ड्स। ये जगह सिर्फ उन्हीं मेंबर्स के लिए है जो रनकैंडल फैमिली के टॉप लेवल पर है। अपना वेपन यहाँ रिकॉर्ड करवाना एक तरह से सबसे बड़ा ऑनर है। जिन पहले भी यही सपना देखता था, लेकिन पास्ट लाइफ की वीकनेस की वजह से वो बेवकूफ बन गया था। अब उसके पास एक स्मार्ट और शार्प माइंडसेट है। उसे लगता है इस बार घर के अंदर सरवाइव करना आसान होगा। फिर वो अपनी मोम रोसा रन कैंडल से मिलता है। पेट्रियार्क शॉक्ड होता है जब वो उस बिल्ली को देखता है जो जिन ने रास्ते में उठा ली थी। जिन प्राउडली कहता है, इसका नाम है किटी रन कैंडल। उसके भाई ये सुनकर ट्रिगर्ड हो जाते हैं। एक एनिमल को रन कैंडल सरनेम दे दिया। पेट्रियार्क पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिन बिना रुके जवाब देता है, क्योंकि मैंने इसे चुना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। कोई अगर इसे हर्ट करता है तो उसे जवाब देना पड़ेगा। पेट्रियार्क स्माइल करता है, बच्चे एनिमीज जल्दी बना रहे हो, मुझे ये एटीट्यूड पसंद है। जिन कॉन्फिडेंटली बोलता है, मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। उसके डैड साइलेंटली सोचते हैं, उम्मीद है इसके बड़े भाई बहन इसे हल्के में ना लें। 4 साल बाद अब जिन 14 साल का है और ऑफिशियली टू स्टार नाइट बन चुका है। ट्रेनिंग सेशन गैरन के साथ कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन है लूना के साथ। जिन अपनी फैमिली के साथ लंच नहीं करना चाहता, उसे कैडेट्स के साथ खाना ज्यादा पसंद है। वेलोप उसे लंच देता है, एक कॉमनर जो जल्द ही क्लैन से निकाला जाने वाला है। वो हमेशा पीसफुल रहता है और जिन की तारीफ करता है। जिन उसे कहता है, इतना लो मत फील करो, तुम भी रन कैंडल कैडेट हो, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। वेलोप क्वाइटली कहता है, मेरे ग्रेड्स लोवेस्ट हैं और मेरी सोर्ड स्किल्स भी यूजलेस हैं। जिन सोचता है, इतना सॉफ्ट बॉय फ्यूचर में इतना डेंजरस कैसे बन गया था। फिर उसे याद आता है उसने अपनी जान ले ली थी। जिन खुद से प्रॉमिस करता है, इस बार मैं वेलोप को बचाऊंगा, वो क्लैन में रहेगा।
लेटर जिन खुद की स्किल्स को एनालाइज करता है। उसे लगता है कि फ्यूचर में वो 3 स्टार सोर्ट्समैन बनने वाला है, लेकिन अभी उसे लूना के साथ ट्रेनिंग करनी है। लूना कहती है आज का सेशन थोड़ा अलग होगा, माइंड्स आई यूज करके विजुअलाइज करना सीखो। माइंड्स आई एक सोर्ड्समैन का अल्टीमेट वेपन होता है। ये हाई लेवल मेडिटेशन है जो सिर्फ 7 स्टार नाइट्स को आती है। जिन कंफ्यूज्ड होता है इतनी एडवांस्ड चीज मुझे इतनी जल्दी क्यों सिखाई जा रही है। लूना स्ट्रिक्ट होकर कहती है आज ऑरा का यूज मत करना। जिन अपनी सिस्टर पर ट्रस्ट करता है और पूरा फोकस लगाता है। सेशन एंड होते ही लूना सोचती है जिन का कंसंट्रेशन उसकी उम्र के हिसाब से अनबिलीवेबल है। अब बस थोड़ा और टाइम बाकी है बिफोर ही अनलॉक्स हिज नेक्स्ट लेवल। फिर सीन कट होता है एक स्पारिंग सेशन पर। आज जिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर वो 10 कैडेट्स को हरा देता है तो उसे इंटरमीडिएट क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। जिन तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसका दोस्त वेलोप बिल्कुल नर्वस रेक बना हुआ है। कोच सभी कैडेट्स को इंस्ट्रक्शन देता है हर कैडेट को 3 बार अलग अलग पार्टनर्स के साथ स्पार करना होगा। सिर्फ टॉप 10 बेस्ट फाइटर्स को जिन के खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा। कंपटीशन शुरू होता है और हर कैडेट अपनी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स दिखाता है। जब टॉप 10 कैडेट्स डिसाइड हो जाते हैं बाकी फाइटर्स को बैठने के लिए कह दिया जाता है। जिन रेडी है उनका सामना करने के लिए। उसका अब तक का सबसे इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है एक के बाद एक 8 फाइटर्स को हराना। जिनको सबसे ज्यादा टेंशन है मेसा मिलान से, जो कैडेट्स की टॉप ब्रास है। ये मैच सब कुछ डिसाइड करेगा। मेसा तेजी से उस पर अटैक करती है और जिन मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। उसे फील होता है कि मेसा पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है मेसा के बाद उसे एक और ओपोनेंट्स का सामना करना है। मेसा कंफ्यूज्ड हो जाती है जिन के सिंपल मूव्स देकर। उसे लगता है जिन उसे लाइटली ले रहा है। ये बात उसे हर्ट करती है और वो और ज्यादा पावर के साथ अटैक करती है। मेसा डिसाइड करती है कि वो जिन को हराएगी। वो एक सॉलिड स्ट्राइक के लिए भागती है, लेकिन जिन उसकी ब्लेड तोड़ देता है और फाइट जीत जाता है। मेसा शॉक्ड है। जिन ने बार बार उसी स्पॉट पर हिट किया जिससे उसका सोर टूट गया। दोनों की स्ट्रेंथ और स्टैमिना बराबर थी, लेकिन जिन की एक्यूरेसी ने उसे विन दिलाई। मेसा डिक्लेयर करती है कि वो और ट्रेनिंग करेगी ताकि नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रेस कर सके। भले ही जिन के सामने 10 कैडेट्स थे, उसे खुशी है कि उसने मेसा को हरा दिया और बाकी कैडेट्स के अंदर डर भर दिया। वो जल्दी से 10वें कैडेट को भी हरा देता है, चैलेंज कंप्लीट करता है। रिवॉर्ड के तौर पर अब वो अगले साल इंटरमीडिएट क्लास ज्वाइन करेगा, जहां उसे एक रियल रन कैंडल से प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग सेशन ओवर हो चुका है, लेकिन जिन एक और फाइट चाहता है। वो वेलप का नाम जोर से लेता है और उसे फाइट के लिए बुलाता है। वेलप, जो पहले से ही सुपर नर्वस है, पहले मना कर देता है, लेकिन जिन उसे याद दिलाता है अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो क्लैन में उसका टाइम लिमिटेड रहेगा। जिन क्लियरली कहता है उसका एम है वेलप को फाइट में हराना। वेलप धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कम है। उसके मन में सवाल है, क्या ये जिन की तरफ से सजा है। जिन कहता है कि वेलप के लिए ये इजी होना चाहिए क्योंकि वो पहले ही 10 कैडेट्स से लड़ चुका है। फिर भी जिन श्योर है कि वो वेलप को हरा देगा। बिना टाइम वेस्ट किए जिन सीधे अटैक करता है। वेलप मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। जिन उसकी पैरिंग से थोड़ा इंप्रेस होता है। वेलप टिके रहने की कोशिश करता है, लेकिन जिन पूरे जोर से वार कर रहा है। जिन कहता है अगर मैं चाहता तो मेरा लास्ट अटैक तुम्हें सीरियसली हर्ट कर सकता था। ये तुम्हारा दूसरा चांस है खुद को प्रूव करने का। वेलप फिर से उठता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। एक गोल्डन ऑरा उसकी बॉडी को घेर लेता है। वो एक खतरनाक मूव के लिए रेडी है। मेसा तुरंत गैरन को अलर्ट करती है, जिन की जान डेंजर में है। जिन सभी को कमांड देता है ये फाइट होके रहेगी। वो चाहता है कि वेलॉप अपना ऑरा यूज करे ताकि अपनी एबिलिटी और ज्यादा बढ़ा सके। वेलॉप फुल पावर के साथ चार्ज करता है। उसे पूरा भरोसा है कि वो थके हुए जिन को हरा सकता है। जिन उसका अटैक ब्लॉक करता है, लेकिन इम्पैक्ट से उसकी ब्लेड टूट जाती है। जिन हमेशा जानता था कि वेलप में पोटेंशियल है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ऑरा भी कास्ट कर सकता है। ब्लेड टूटने के बाद भी जिन एक सॉलिड स्लैम करता है और वेलप को हेड लॉक में ले लेता है। फिर वो उसे छोड़ देता है, एकदम अनएक्सपेक्टेड मर्सी दिखाते हुए। जिन जेन्युइनली कहता है, मैं तुमसे इस तरह की लड़ाई नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने काइंड नेचर के साथ स्ट्रांग बनो, क्योंकि उनके क्लैन में सिर्फ दया से सरवाइव नहीं किया जा सकता। जिन अपनी सॉफ्ट साइड दिखाता है और वेलप से कहता है, सबके साथ अच्छे से रहो, स्ट्रांग बनो और अपने काइंडनेस को प्रोटेक्ट करो। फिर लंच टाइम का सीन दिखाया जाता। जिन डिसाइड करता है कि आज वो दोनों के लिए खाना लाएगा, क्योंकि यूजुअली वेलॉप खाना लाता है। पेट्रियार्क शॉक्ड है खान की रिपोर्ट पढ़कर। जिन ने वेलॉप के लिए इतना केयर दिखाया। उसके फादर प्राउड हैं। जिन अब दूसरों का ध्यान रखना सीख रहा है। वो एक्साइटेड हैं बेटे की ग्रोथ देकर और उसे उसका पहला मिशन देने के लिए रेडी हैं। साल 1795 का पहला महीना।
जिन फाइनली 15 साल का हो गया है, उसे 3 स्टार नाइट का प्रमोशन मिला है और उसे ट्रेनिंग से छुट्टी भी मिली है। इंटरमीडिएट क्लास में वुडन स्वॉर्ड्स की जगह अब रियल स्वॉर्ड्स यूज होते हैं। हर कैडेट के लिए स्पेशल ब्लेड तैयार होता है, इसलिए कुछ कैडेट्स अपने वेपन्स बनवाने में लगे हैं। जिन भी वेपन ढूंढ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटेड है लूना। वो इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी। लूना इंसिस्ट करती है कि जिन का वेपन वो चुनेगी। उसका छोटा भाई उस पर ट्रस्ट करता है, उसे लगता है कि लूना उसके लिए परफेक्ट सोर्ड ले आएगी। लेकिन जैसे ही लूना उसका वेपन लाती है, एक जायंट सोर्ड, जिन टोटली शॉक हो जाता है। लूना बताती है, मैंने भी तुम्हारी एज में ये सोर्ड यूज किया था, डिजाइन भी मैंने ही बनाया था, ये मेरा प्रोटोटाइप है। लेकिन जिन को उसका चॉइस थोड़ा भारी लगता है। वो उस सोर्ड को रिजेक्ट कर देता है, जिससे लूना हर्ट हो जाती है। उसका रिएक्शन देखकर लूना डिसाइड करती है कि वो उसके फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से कोई और वेपन पिक करेगी। लूना ने अपने छोटे भाई के लिए काफी टाइम अपने वेपन के चॉइस पर लगाया। जब से जिन ने बचपन में बरिसाडा उठाई थी, तब से लूना ने सोच लिया था कि उसका बेस्ट रिप्लेसमेंट ब्राह्मणटे होगा। वो ब्लेड जो पहले पेट्रियार्क की थी और आज भी क्लैन की सबसे रेयर और पावरफुल चीजों में से एक है। जिनका प्लान था कि वो फ्यूचर में इसे खुद हासिल करेगा, लेकिन जब लूना ने बिना कुछ मांगे उसे ये दे दी तो वो थोड़ा शॉक तो हुआ, लेकिन खुश भी था। परिसाडा और ब्राह्मणटे दोनों ही शैडो फोर्स यूजर्स के लिए परफेक्ट है। और ऑनेस्टली जिन कभी खुद से इसे नहीं ले पाता, क्योंकि भाई बहनों के बीच कंपटीशन हमेशा रहता है। ये लूना की तरफ से बिना शर्त के एक इमोशनल गिफ्ट था। जिन उसे थैंक करना चाहता था, पर लूना सॉफ्टली बोली, तुम्हें मुझे कुछ भी लौटाने की जरूरत नहीं है जिन। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे थोड़ा गार्डेड हो। लूना थोड़ी हर्ट थी और अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए उसने कहा, आंखें बंद करो, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। फिर उसने धीरे से कहा, रन कैंडल सिबलिंग्स हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन मैं बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा पूरा रहेगा। लूना जिन को पूरी तरह सपोर्ट करेगी, क्योंकि जिन के आने से पहले उसने अकेलापन महसूस किया है और वो नहीं चाहती कि जिन कभी वैसा महसूस करे। फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग के बाद एक्साइटेड जिन अपना नया वेपन मुरक्कन को दिखाता है, लेकिन मुरक्कन ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वो कहता है, ये वेपन तुम्हारे करंट लेवल के लिए बहुत ज्यादा है, तुम्हें शैडो फोर्स में अच्छा कंट्रोल चाहिए होगा ताकि ब्रह्मांडे का असली पावर एक्टिवेट हो सके। जिन अभी वीक है और उसका एम है शैडो फोर्स में 3 स्टार्स तक पहुंचना। मुरक्कन थोड़ा नाराज होता है, सिर्फ 3 स्टार्स? ये कोई आम तलवार नहीं है, ये पेट्रियार्क की होली वेपन है। कम से कम 5 स्टार्स अचीव करो पहले। जिन स्टबन है, मैं अगले साल तक 5 स्टार्स तक पहुंच जाऊंगा। मुरक्कन गुस्से में आ जाता है और तभी जिन उसका फेवरेट बुक उठा लेता है, अगर इसे फाड़ दूं तो। मुरक्कन अनॉयड हो जाता है, लेकिन उसी वक्त जिली आती है। जिन, कैरन तुमसे मिलना चाहता है, तुम्हारा पहला मिशन रेडी है। जिन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। ब्रेक के तुरंत बाद ही क्यों? जिली एक्सप्लेन करती है, मिशन स्टफ होते हैं, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट कैडेट्स के लिए भी। जिन को क्यूरियोसिटी होती है और वो गैरन से मिलने चला जाता है। उसे पता चलता है उसका पहला मिशन 10 नए कैडेट्स के साथ है। हर 2 कैडेट्स की एक टीम होगी। मिशन का गोल है जीन किंगडम के बॉर्डर एरिया की स्काउटिंग करना। ये एरिया नॉर्मली बहुत डेंजरस होता है बिगिनर्स के लिए। जिन सोचता है, क्या मेरे फादर ने मिशन को जानबूझकर टफ बनाया है, और क्या वेलॉप इसमें इन्वॉल्व है? फिर भी जिन तैयार है। मैं डिवाइन स्टार नाइट को दिखा दूंगा कि मैं कितना केपेबल हूँ। 4 दिन बाद मिशन ऑफिशियली शुरू हो गया। टारगेट है सिम्बरबिल को रेस्क्यू करना। ग्रुप ने बॉर्डर के पास कैंप लगाया। हर दिन एक टीम बेस कैंप से इन्फो शेयर करेगी। जिन लीडर है और साफ कहता है, मुझे लीडर बुलाओ, जो भी घायल होगा उसे रेस्ट मिलेगा ताकि मिशन रिस्क फ्री चल सके। वेलॉप से उसे पता चलता है कि एरिया में कोई वेयरवुल्व्स नहीं है। वेलॉप की इन्फो एक्यूरेट लग रही है। एरिया 13 की तरफ सर्च पड़ती है, लेकिन सब कुछ अभी तक बहुत स्मूथ चल रहा है। जिन सोचता है, क्या मेरा इंस्टिंक्ट गलत था? एरिया 13 के आगे का हिस्सा कहलाता है लैंड ऑफ हाफ मैन, एक खतरनाक जगह जो इस लेवल के कैडेट्स के लिए सही नहीं है। जिन एक क्लीन मिशन चाहता है बिना किसी हेवी फाइट के, लेकिन तभी वेलॉप एक अर्जेंट खबर लाता है, ग्रुप 2 पर हमला हुआ है। 3 ह्यूमन अटैकर्स ने उन पर अटैक किया। शायद अटैकर्स की संख्या ज्यादा हो। जिन फौरन कमांड देता है, सब वापस स्पेस कैंप जाओ, मैं वेलॉप के साथ आगे बढ़ता हूँ। रास्ते में खून के निशान देखकर वेलॉप डर जाता है। क्या मेसा की टीम पूरी तरह मारी गई? लेकिन जिन उम्मीद नहीं छोड़ता। यहाँ कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है, शायद सिर्फ एक अटैकर है। उसे एक ब्लड सोक्ड बैंडेज मिलता है। वो अंदाजा लगाता है कि ग्रुप 2 ने रूट चेंज किया होगा जब उन्हें खतरे का सिग्नल मिला। वो सियरा को एडिंगटन और डेविड के साथ भेजता है और खुद वेलॉप के साथ ग्रुप 2 को ढूंढने निकलता है। थोड़ी देर बाद उन्हें ग्रुप 2 दिखता है फाइट करते हुए, लेकिन मेसा गायब है। जिन कमांड देता है, वेलॉप लेफ्ट वाले पर अटैक करो। जिन अपनी तलवार पर शेडो फोर्स एक्टिवेट करता है और एक पावरफुल स्लैश के साथ पहले अटैकर को इंस्टेंटली खत्म कर देता है।
दूसरे अटैकर पर वेलॉप स्ट्राइक करता है, लेकिन जिन पीछे से आकर उसे भी मार देता है। दोनों अटैकर्स मर चुके हैं। अब जिन को पता चलता है कि मेसा को पकड़ लिया गया है, वो बचे हुए अटैकर को दो ऑप्शंस देता है। दोनों का एंड मौत है। ये 15 साल का लड़का अब किसी भी दुश्मन के लिए खतरा बन चुका है। वो अटैकर से कहता है, मैं तुम्हारे हर अपने को खत्म कर दूंगा। डरा हुआ अटैकर बताता है कि वो किन्सेलो फैक्शन से है, एक डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में जीन किंगडम के राजा को मार डाला था। अब जिन को समझ आता है कि ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा प्लान छुपा है और अब वो इससे पीछे हटने वाला नहीं। ये टेररिस्ट ग्रुप रेवोल्यूशन के नाम पर लड़ने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से उनकी इंटेंशन है पूरी दुनिया पर कब्जा करना। जिन उनसे उनके मकसद के बारे में पूछता है, लेकिन सामने जो बंदा है वो सिर्फ उनका छोटा अंडरलिंग है, इसलिए उसके पास मेन बेस की कोई सॉलिड इन्फो नहीं होती। वो एक दूसरे बेस के बारे में बताता है जहां करीब 20 मार्शल आर्टिस्ट और सॉर्सर्स मौजूद हैं। फिर जिन उससे पूछता है कि उन्होंने मेसा को क्यों किडनैप किया। जवाब मिलता है, उन्हें फीमेल कैडेट्स को पकड़ने का ऑर्डर मिला था, किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से। ये सुनकर जिन उसे खत्म कर देता है। उसके लिए एनिमीज को छोड़ना कोई ऑप्शन नहीं। मेसा को किडनैप हुए 1 घंटा हो चुका है। जिन चाहता है कि उसके लोग पहले थोड़ा हील करें, फिर बैकअप मांगे, लेकिन जिन खुद रेडी है उन 20 दुश्मनों को अकेले फेस करने के लिए। उसके टीममेट्स इस डिसीजन से अग्री नहीं करते। वो उसकी मदद करना चाहते हैं क्योंकि ये काफी रिस्की है, लेकिन जिन साफ बोलता है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने क्लैन के लोगों को बचाना। उसे अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है और वो किसी की सलाह सुनने के मूड में नहीं होता। वो वेलोप को टेम्पररी इंचार्ज बनाता है और खुद निकल पड़ता है मेसा को बचाने। उम्मीद करता है कि बहुत देर ना हो जाए। जिन जानता है कि सामने के एनिमीज उससे कम नहीं है। वो स्ट्रांग है, पर अकेले सबको हराना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उसका मेन फोकस है मेसा को रेस्क्यू करना, ना कि सभी को फ्रंट से लड़कर हराना। वो डिटेक्शन मैजिक एक्टिवेट करता है और उसे विंड डिटेक्शन से कंबाइन करता है ताकि दुश्मनों के ट्रैक्स को आसानी से ट्रेस कर सके। स्पीड से आगे बढ़ते हुए अचानक कुछ टेररिस्ट उस पर हमला कर देते हैं। रन कैंडल का यंग मास्टर अपने मैजिक से उन्हें शॉक कर देता है। वो एक को हरा देता है, लेकिन तभी एक मेज उसका हाथ ट्रैप कर लेता है। जिन पीछे से स्लैश करता है और उसकी फायर इम्यूनिटी की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं होता। मेज अब आइस मैजिक यूज करता है, लेकिन वो भी बेअसर हो जाता है। जिन ने उसे हरा दिया। सॉर्सरर का एंड हो गया। वो सोचता है, क्या ये लोग हमारी फैक्शन को लाइटली ले रहे हैं क्योंकि हम अभी नए हैं। जिन को किन्सेलो का सिस्टम पता है और उसे पता है कि जब तक मेसा को ऑफिसर तक नहीं ले जाया जाता तब तक उसे कोई हार्म नहीं होगा। बस यही एक होप है जिसके भरोसे वो आगे बढ़ता है। जिन फ्लेम मैजिक से एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ताकि दुश्मनों का ध्यान वहीं अटका रहे और वो अपना अगला मूव कर सके। बेस के पास पहुंचकर वो क्वाइटली वेट करता है ताकि कोई गलती हो और वो उसका फायदा उठा सके। फिर उसे उनका लीडर दिखता है जो क्लियरली जानता है कि आग किसी ने लगाई है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए जिन उसे मार देता है क्योंकि उसके लोग उस वक्त काफी दूर होते हैं। जिन उसे मारकर कीज लेता है और कैप्टिविटी रूम खोलता है। वहां उसे एक ट्रैप डोर मिलता है और आखिरकार मेसा दिखती है। मेसा उसे देखकर हैरान हो जाती है, इतनी डेंजरस जगह में उसे देखकर। जिन उसे फ्री करता है, लेकिन तभी पूरा स्ट्रक्चर हिलने लगता है। मेसा कहती है, अगर एस्केप मुश्किल हो जाए तो मुझे यहीं छोड़ देना, लेकिन जिन ऐसा कुछ नहीं सुनता। उसका फोकस सिर्फ मेसा को बचाने पर है। बाहर निकलते ही उसे एक भयानक चीज दिखती है। एक हाफ ह्यूमन क्रीचर बहुत सारे एनिमीज को ऑलरेडी मार चुका होता है। वो कोई और नहीं बल्कि व्हाइट वेयरवुल्फ है। जिन मेसा को बेहोश कर देता है ताकि वो कोई इंपल्सिव हरकत ना करे। वेयरवुल्फ पूछता है, क्या ये आग तुमने लगाई? जिन कामली जवाब देता है, मैं रन कैंडल क्लैन के पेट्रियार का बेटा हूँ। और वो डायरेक्टली उस वेयरवुल्फ का सामना करता है जो जिन की आइडेंटिटी जानकर इंपैक्ट महसूस करता है। मिशन से कुछ दिन पहले जिन अपनी सोर्ड को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुरकन हमेशा उसे टोकता था। उसने वार्निंग दी थी, तू अगर पहले ही सोर्ड एक्टिवेट कर देगा तो तेरे शरीर पर बहुत स्ट्रेस पड़ेगा। जिन को गुस्सा तो आता था, लेकिन उसने ट्रेनिंग रोकी थी। अब प्रेजेंट में उसका सामना हो रहा है एक ऐसे खतरे से जिसे वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। क्वाजोटो व्हाइट वेयरवुल्व्स रेस का एक वॉरियर क्लास मॉन्स्टर है। ये क्रीचर्स खुद में ही किलिंग मशीन्स होते हैं और 6 स्टार नाइट्स तक को हरा सकते हैं। उनकी पुरानी दुश्मनी है जब से टेमर ने उनके गॉड को मारा था। जिन की हालत टाइट है। मेसा को इस मॉन्स्टर के होते हुए सेफ ले जाना नामुमकिन लग रहा है। एक ही रास्ता है, लड़ाई। मॉन्स्टर पूछता है, क्या तुम मुझसे लड़ोगे या भागोगे? जिन जवाब देता है, मैं लड़ूंगा, रिस्पेक्ट के साथ। क्वाजोटो एकदम रेज में आकर जायंट स्लेज हैमर से हमला करता है। जिन पहली बार बच जाता है, लेकिन उसकी स्पीड और पावर बहुत इंटेंस है। जिन बैरली अपनी पोजीशन बनाए रखता है, लेकिन उसे लगता है अगर वो अपनी सीक्रेट पावर्स अनलॉक कर ले तो चांस बन सकता है। लूना का पेंडेंट यूज करना फिलहाल ऑप्शन नहीं है। वो बिना किसी शॉर्टकट के जीतना चाहता है। लो लेवल मैजिक बेकार है। वेयरवुल्व्स की डिफेंस बहुत सॉलिड होती है और अगर उसकी सीक्रेट पावर्स रिवील हो गई तो फ्यूचर में बहुत ट्रबल हो सकती है। अब उसका एक ही ऑप्शन बचता है, शैडो
शैडो फोर्स। जिन सोचता है अगर मैं सोर्ड अवेकन नहीं कर पाया तो मैं ये फाइट हार जाऊंगा। मॉन्स्टर उसकी सोर्ड की टफनेस देकर सरप्राइज होता है। जिन अभी भी डिफेंसिव मोड में है, लेकिन फाइनली वो अपनी सोर्ड को टाइटली पकड़कर उसकी पावर एक्टिवेट करता है। फिर एक तेज लाइट की बीम में उसकी ब्लेड अवेकन होती है और वेयरवुल्फ की आंखें चौंधी आ जाती हैं। जिन एक पावरफुल स्लैश मारता है, हवा को चीरती हुई मॉन्स्टर घुटनों पर गिर जाता है। उसके पेट में गहरी चोट लगती है। जिन कामली कहता है यह लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन जीत के साथ ही उसकी बॉडी में सोर्ड का ओवरलोड इफेक्ट शुरू हो जाता है। मुरक्कन की वार्निंग सच साबित होती है और उसके अंदर की डार्कनेस उसे खींचने लगती है। पुरानी आवाजें, डर और गिल्ट उसका दिमाग तोड़ने लगती है। मुरक्कन उसके सामने आता है और कहता है कंट्रोल लो वरना तुम हमेशा के लिए खुद को खो दोगे। जब कोशिश करता है शैडो फोर्स को रिलीज करने की, लेकिन डार्क एनर्जी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करता है, माइंड को शांत करता है। आखिरकार वो उस पेन से बाहर निकलता है। चोट नहीं लगी होती, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी शैडो फोर्स से भरी हुई है। फिर भी जितनी ताकत बची होती है, जिन उठता है सिर्फ एक चीज के लिए, मेसा को बचाने के लिए। तभी अचानक जिन को किसी रैंडम इंसान की प्रेजेंस महसूस होती है, जो कहता है कि उसका किन्सेलो से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो खुद सेबर बिल है, वही बंदा जिसे वे लोग ढूंढ रहे थे। जिन उसे बताता है कि वो रन कैंडल फैमिली की तरफ से उसे बचाने आया है, जिसे सुनकर बिल बहुत खुश हो जाता है। जिन मेसा को भी रेस्क्यू करता है और बिल से पूछता है कि किन्सेलो ने उसे कैसे पकड़ा। बिल एक्सप्लेन करता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। फिर एक दिन उसे वही लड़की दोबारा दिखी और इस बार उसने धोखा दिया, जिससे वो पकड़ा गया। ये सुनते ही जिन समझ गया कि ये किसी ट्रांसफॉर्मेशन सॉर्सरर की चाल है। बिल की किडनैपिंग किन्सेलो और बूबार के एक जॉइंट अटैक का पार्ट थी। जिन सोचता है कि उसे जल्दी उस मास्टरमाइंड से मिलना होगा ताकि उसकी इंटेंशंस क्लियर हो सके। बिल जिन का एहसानमंद है और फ्यूचर में उसकी हेल्प करना चाहता है। मिशन फाइनली कंप्लीट हो जाता है और जिली जिन को रिटर्न पर कॉन्ग्रेट्स देती है। लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब वो छोटी डेविल कैट जिन का हाथ काट लेती है। जिन उसे गुस्से में उठाकर सीधा विंडो की तरफ फेंक देता है। मुरक्कन अनॉयड है कि जिन ने खुद पर कंट्रोल नहीं रखा और सोर्ड को एक्टिवेट कर दिया, जबकि वो रेडी नहीं था। वो सॉल्डरेट के लास्ट कॉन्ट्रैक्टर को भी बेवकूफ कहता है, जिसने अपनी जान खतरे में डाल दी। जब जिली बीच में आती है तो वो उसे भी शट डाउन कर देता है। जेन एक्सप्लेन करता है कि वो पेंडेंट वेस्ट नहीं करना चाहता था, स्पेशली जब उनके सामने और भी स्ट्रॉन्ग एनिमीज आने वाले हैं। उससे भी ज्यादा जिन क्यूरियस है कि मुरक्कन को सोर्ड के अवेकनिंग के बारे में कैसे पता चला। मुरक्कन बताता है कि शैडो फोर्स में जिन की ग्रोथ सोर्ड एक्टिवेट होने की वजह से बूस्ट हो गई थी। शैडो फोर्स ओवरलोड कोई आसान चीज नहीं है। 11 में से 9 यूजर्स पूरी तरह टूट गए, सिर्फ मुरक्कन और जिन ही बचे हैं। फिर भी वो मानता है कि जिनको इतनी इंटेंस पेन से गुजरना पड़ा और ये डरावना था। इसी बीच मुरक्कन स्ट्रॉबेरी पाई मांगता है, बट जब जिली मना करती तो वो थोड़ा सैड हो जाता है। अब बात उठी है जिन की वाइट वेयरवुल्फ के ऊपर जीत की। लोग शक करने लगे हैं क्योंकि जिन की एबिलिटी अभी सिर्फ 3 स्टार्स लेवल की है। ऐसे में उस वेयरवुल्फ को हराना इम्पॉसिबल लगता है। एन सोचती है कि शायद वो मॉन्स्टर कमजोर रहा होगा, लेकिन मायू को यह बात समझ नहीं आती। दोनों टोना ट्विंस की तरफ देखते हैं। वो पूछते हैं क्या जिन ने सच में उसे हराया। ट्विंस कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी शक्लें सब बता देती हैं। और अब जिन इंटरमीडिएट क्लास में एंटर कर चुका है, मतलब डेटोना और हेटोना की हालत खराब होने वाले हैं। मायू और एन को उनकी हालत मजेदार लगती है। मियू पूछती है क्या तुम दोनों जेन से डर लगता है। एन दोनों ट्विंस को गुस्से में घूरती है और उन्हें वार्निंग देती है, अगर झूठ बोला तो काम से गए। ट्विंस डर के मारे मान जाते हैं, हमें जिन से सच में डर लगता है। एन प्लान बनाती है कि वो अपने कंट्रोल में रखे गए कैडेट्स को भेजेगी ताकि टोना ट्विन जीन को नीचे गिरा सके। इंटरमीडिएट क्लास में सिर्फ बेस्ट कैडेट्स सरवाइव करते हैं। यहाँ सिर्फ ताकत और स्किल मैटर करता है। अब सीन जिन पर आता है, जो मिशन कंप्लीट करने के बाद 4 स्टार शेडो फोर्स तक पहुंच गया है, लेकिन अब उसका फुल पावर यूज करना रिस्की हो सकता है। इसलिए जिन डिसाइड करता है कि आने वाले कुछ सालों में उसे 6 स्टार स्वॉर्डशिप तक पहुंचना है। वो चाहता है कि वो एक एक्सेप्शनल सोर्ड्समैन बने ताकि वो 7 स्टार मास्टर बन सके। लेकिन सबसे लेजेंडरी सोर्ड्समैन 8 स्टार या उससे ऊपर के होते हैं। पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 100 लोग हैं जो उस लेवल के हैं, जबकि पॉपुलेशन 2 बिलियन से भी ज्यादा है। पर इससे भी ऊपर एक लेवल होता है, डिवाइन स्टार लेवल। वो लेवल सिर्फ उसके डैड यानी पेट्रियार्क ने हासिल किया है, जिसे लोग एक डेमीगॉड जैसा मानते हैं। और यही जिन का अल्टीमेट गोल है, अपने डैड से भी ऊपर जाना। लेकिन अभी के लिए उसका फोकस इंटरमीडिएट क्लास को हैंडल करने पर है। टोना ट्विंस और बाकी सिबलिंग्स उसके लिए बड़ी परेशानी बनने वाले हैं। नोविस क्लास इजी थी क्योंकि वहां सारे नए कैडेट्स सपोर्टिव थे, पर इंटरमीडिएट क्लास में गेम बदल जाता है। यहाँ सिर्फ एक चीज काम करती है, ताकत और स्किल।
जिन का गोल क्लियर है, इंटरमीडिएट क्लास पर रूल करना और अपनी पहचान बनाना। फिर उसे उसकी माँ के पास बुलाया जाता है। वो उसे मिशन कंप्लीट करने पर बधाई देती है। साथ ही उसे पता चला कि जिन ने नया स्पेशल रूम लेने से मना कर दिया। ये रूम स्पेशली फ्यूचर पेट्रियार्क्स के लिए डिजाइन किया गया था। वो चाहती थी कि जिन उसे यूज करे, लेकिन जिन साफ कह देता है कि उसे बड़े रूम में रहने का कोई शौक नहीं है, वो जो है उसी में खुश है। ये सुनकर वो कहती है, ठीक है, तुम जा सकते हो। रोजा थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रही कि जिन में बहुत एम्बिशन है या बिल्कुल भी नहीं। रूम लेने से उसे बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता था, बट साथ ही वो बाकी सिबलिंग्स का टारगेट भी बन जाता। ये पूरा ऑफर एक टेस्ट था एंड जिन ने उसे परफेक्ट तरीके से पास किया। अब जिन वापस जाता है और अपने पुराने नोविस कैडेट्स को बताता है कि इंटरमीडिएट क्लास में कुछ फैक्शंस एक्टिव हैं। अब जब ये नए कैडेट्स उसके फैक्शन का हिस्सा माने जाएंगे तो उन्हें हैरासमेंट और ट्रबल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिन उनका लीडर है और वो चुप बैठने वाला नहीं है। वो चाहता है कि वो क्लास पर जल्दी कंट्रोल करे। जिन उन्हें वार्निंग देता है, हमेशा सावधान रहना और अकेले मत घूमना, हमेशा किसी एलाई के साथ रहो। अगले दिन जेड रन कैंडल, एक एक्सपीरियंस 8 स्टार नाइट और पेट्रियार्क का छोटा भाई, कैडेट्स को वेलकम करता है जो इंटरमीडिएट क्लास में प्रमोट हुए हैं। जेड किसी भी बड़े इवेंट में पार्ट नहीं लेगा। उसका काम सिर्फ कैडेट्स की सोर्ड स्किल्स इवेल्युएट करना है। वो जोर से अपनी बात रखता है, इस क्लैन में बस एक चीज मैटर करती है, स्ट्रेंथ। जो कमजोर होगा वो बाहर हो जाएगा। जिनको लगता है ये सब फ्रेशमैन को डराने के लिए किया गया है। वो टोना ट्विंस को देखता है एंड उनके बगल में एक अजीब सा वॉरियर खड़ा है। जिनको अंदाजा हो जाता है कि एन और म्यू सीक्रेटली इन कैडेट्स को पीछे से कंट्रोल कर रहे हैं। मेसा देखती है कि जिन सीधा टोना ट्विंस की तरफ बढ़ रहा है। वो अपनी तलवार निकालता है एंड उस वॉरियर की तरफ वार करता है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि उस वॉरियर का हाथ कट चुका होता है। जिन एक क्लियर मैसेज देना चाहता है, कंट्रोल अब मेरे हाथ में है, किसी और के नहीं। जब जिन ने उस कैडेट से उसका नाम पूछा तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, काजीन रोमेरो। टोना ट्विंस बीच में बोलने आए, लेकिन जिन ने उन्हें एक सख्त वार्निंग दी, याद रखो नेक्स्ट टाइम इंटरफेयर मत करना। पर उनमें से एक भाई गुस्से में आकर गलती से बोल बैठा कि कजीन उनका ट्रेनी है। यही तो जिन चाहता था, इसे सबको लगेगा कि कजीन उनके फैक्शन का है। जिन ने और प्रोवोक करते हुए कहा कि उसने काजीन का हाथ सिर्फ एक छोटी सी वजह से काटा था। अब रनकैंडल सिबलिंग्स के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जेड ने तुरंत समझ लिया, ट्विंस का ट्रैप अब उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। अब जब काजीन उनके फैक्शन का निकला तो जिन का अटैक अब एक सेल्फिश मिस्टेक नहीं लग रहा था। अब ये बन चुका था एक वॉर ऑफ रैंक्स, जो रन कैंडल क्लैन का एक पुराने सिस्टम का हिस्सा है। उसी मोमेंट जिन ने अपना नाम जोर से बोला, मैं जिन रन कैंडल हूँ, और पूरी इंटरमीडिएट क्लास को साफ बता दिया, अगर कोई हॉस्टाइल निकला तो वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस लेवल की कॉन्फिडेंस ने उसे एक 8 स्टार नाइट के सामने ला खड़ा किया। उसका अंकल जेड गुस्से से भड़क गया। जिन ने साफ कहा वो जेड के डिसीजंस को चैलेंज कर रहा है। जेड को बुरा लगा। उसने अपना वेपन समन किया, अगर तुम्हारी बात में दम नहीं निकला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिन ने कामली जवाब दिया, इमीडिएट क्लास को लीड करना आपकी जिम्मेदारी है और अभी जो कुछ हो रहा है उसका लीड भी आप ही कर रहे हो। ये सुनकर जेड ने अपना ब्लेड जिन के चेहरे के पास घुमा दिया, हल्की सी चोट दी, एक वार्निंग की तरह। जिन ने कहा, मुझे बुरा नहीं लगा, और बताया कि उसने सामने से लड़ाई नहीं की क्योंकि वो जानता था कि वो हार जाएगा। अगर जीत की उम्मीद होती तो शुरुआत में ही अटैक कर देता। जेड ने कहा, मैं तुम्हें काट भी सकता हूँ, चाहे तुम पेट्रियार्क के बेटे हो। जिन ने कामली जवाब दिया, रन कैंडल अपनी रिस्पेक्ट के लिए कभी पीछे नहीं हटे। जेड ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, लेकिन उसके अंदर एक रिस्पेक्ट भी थी। उसने जिन को ऑफिशियली रन कैंडल क्लैन का हिस्सा माना और बाकी कैडेट्स को बोला, यही है असली रन कैंडल की पहचान। सेशन फाइनली खत्म हुआ। जिन वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते टोना ट्विंस को एक आखिरी बात कह गया, एक दिन आएगा जब तुम मुझसे अपने बड़े भाई बहनों से ज्यादा डरोगे। अपने रूम में मुरक्कन के साथ जिन ने जिली को बताया कि वॉर ऑफ रैंक्स अब शुरू हो चुका है। उसे पूरा यकीन है कि म्यू और एन पीछे से सारा गेम कंट्रोल कर रहे हैं। जिन ने काजीन को इसीलिए काटा क्योंकि वो पहले एन के फैक्शन में था, लेकिन अब ट्विंस के गलती की वजह से वो उनके फैक्शन में हो गए हैं। जिन को ये ही शक था, उनके फैक्शन में 5 स्टार नाइट्स हो ही नहीं सकते क्योंकि लीडर्स उनसे कमजोर नहीं हो सकते। जिल्ली एन और मियू की रियल प्लानिंग को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन जिन खुश था कि उसे अब एनिमी और राइवल माना जा रहा है। चिली कहती है, अब वो लोग अपनी पावर यूज करके उसके मिशंस को ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिन ने डिसाइड कर लिया है, अगर ऐसा हुआ तो वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ अपनी पावर यूज करेगा।
उसे पता है कि उसके मिशन टफ होंगे, लेकिन वो हर मिशन को एक विन में बदल कर खुद को स्ट्रांग बनाएगा। जरूरत पड़ी तो सेफ्टी के लिए मुरक्कन को भी साथ ले जाएगा। अगले दिन टोना ट्विंस और जिन जेड के सामने होते हैं। टोना ट्विंस की हालत ऐसे होती है कि वो किसी से बुरी तरह से मार खा के आए हो। जेड उन्हें बताता है कि रनकैंडल प्योर ब्लड हायर्स होने की वजह से उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग प्रिविलेज मिलेंगी। ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी, लेकिन ये उनके क्लैन के माइंडसेट और गोल को रिप्रेजेंट करती है। रनकैंडल का फाइटिंग स्टाइल नॉर्मल सोर्ड स्किल्स से पूरी तरह डिफरेंट है। उनके पास ऐसे स्पेशल मूव्स हैं जो सिर्फ फ्लैग बेरर्स सीखते हैं। जिन सोचता है कि शायद इसकी वजह यह है कि रनकैंडल ब्लड लाइन में नेचुरली ही अलग स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस होती हैं। उनका टैलेंट खुद में आता है और इसलिए उनकी ट्रेनिंग बेसिक लगती है। ट्रेनिंग टास्क सिंपल था, बस एक स्टील बॉल को पकड़ना था। जिनको लगा कि उस बॉल के अंदर कुछ है। इन स्टील बॉल्स को कहते हैं सिंगिंग स्टोन्स। हर बार स्ट्राइक करने पर ये अलग साउंड निकालते हैं। जेड ने डेमो दिया, पहली बार हिट किया, क्लैंग, इतना लाउड कि सबके कान बज उठे। फिर सेकंड टाइम स्ट्राइक किया, इस बार एक मेलोडिक साउंड आया, बहुत सूदिंग। हर साउंड इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी फोर्स से हिट किया गया। गोल ये था हर बार एक परफेक्ट और ब्यूटीफुल साउंड निकालना। जेन समझ गया ये ट्रेनिंग भले सिंपल दिखती है, लेकिन हाईली इफेक्टिव है। तभी जेड ने थर्ड और फाइनल स्ट्राइक किया। जिन क्यूरियस था, प्लेट स्टोन से टकराया और तभी जिन को डेंजर फील हुआ। उसने तुरंत अपने भाइयों को पीछे धक्का दिया। स्टील बॉल एक्सप्लोड हो गया। टोना ट्विंस शॉक थे, जेड इम्प्रेस्ड था। जिन की सेंसेस देखकर जेड ने समझाया, अगर बॉल ज्यादा फोर्स से स्ट्राइक हो तो वो एक्सप्लोड कर जाता है। मतलब ट्रेनिंग करते वक्त उनकी जान भी खतरे में रहती है। जेड ने बताया कि उनके सारे पुराने सिबलिंग्स ने भी यही ट्रेनिंग की थी। जिन ने पूछा, लूना कैसे बची? जेड ने बताया, लूना ने डॉज नहीं किया, उसने ब्लास्ट को फेस किया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसकी डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी। ये सुनकर जिन और उसके भाई पूरी तरह स्पीचलेस थे। पावरफुल एल्डर सिस्टर होने का मतलब वही समझ आए। जेड ने उन्हें उनका गोल दिया, ट्रेन करो जब तक तुम अपने आप से वो ब्यूटीफुल साउंड नहीं निकाल सकते परफेक्टली।